बहस से कोई फायदा नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद मैंने लंदन में एक रात एक बहुमूल्य सबक सीखा। मैं उस वक्त सर रॉस स्मिथ का मैनेजर था। युद्ध के दौरान सर रॉस फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। युद्ध के बाद सर रॉस ने आधी दुनिया का हवाई चक्कर लगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया गया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने जबरदस्त सनसनी फैला दी। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की पदवी दी और कुछ समय तक वे ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे। एक रात में सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज में शामिल हुआ और दिन के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी। कोई दैवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह बाइबल का कोटेशन है। मैं जानता था कि यह गलत था। मैं अच्छी तरह जानता था। इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था और इसलिए महत्वपूर्ण बनने की लालसा के कारण और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मैंने अपने आप को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया। बहरहाल वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या होता? क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने ये भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है। आपने उसके गर्व को आहत किया है। वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह भी उसी विचार का होता है। सालों पहले मेरी क्लास में पैट्रिक जे ओहेयर नाम का स्टूडेंट था।
उसकी शिक्षा तो कम थी, पर उसे बहस करने में बहुत मजा आता था। एक बार वह सोफा का काम कर चुका था। वह मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह ट्रक बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे। थोड़े सवालों से ही यह पता चल गया कि जिन लोगों को वह ट्रक बेचना चाहता था, उनसे बहस करके वह उन्हें अपना विरोधी बना लेता था। अगर कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक में कोई खोखली होगी क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। तो आप खुद ही सोचें, आप क्या पसंद करेंगे बहस में? नाटकीय, सैद्धांतिक विजय या सामने वाले का सद्भाव हासिल करना? दोनों चीजें एक साथ हासिल होना बहुत मुश्किल होता है। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां छपी थी। यहाँ विलियम जे का शरीर है लेटा हुआ, जो सही रास्ते पर चलने की खातिर मर गया। गाड़ी चलाते समय वह सही था, पूरी तरह सही, परंतु वह उतना ही मुर्दा है जैसे गलती उसी की थी। आप भी जब अपनी बहस की गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं तो आप सही, पूरी तरह सही हो सकते हैं, परंतु जहां तक सामने वाले की मानसिकता बदलने का सवाल है, आपके प्रयास उतने ही निरर्थक साबित होंगे जैसे आप ही गलती पर हों। फ्रेडरिक एस. पार्सन्स आयकर सलाहकार थे। वे एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे से बहस कर रहे थे। $9,000 की रकम का सवाल था। पार्सन्स का दावा था कि दरअसल ये रकम एक बैड डेट थी, एक ऐसा कर्ज जिसके भुगतान की जरा भी उम्मीद नहीं थी और इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंस्पेक्टर का जवाब था, बैड डेट? बिल्कुल नहीं, इस पर तो टैक्स लगेगा। इंस्पेक्टर भावशून्य, हठी और जिद्दी था। मिस्टर पार्सन्स ने हमारी क्लास के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, टकों का
खत की बूंद, अब शहद की बूंद। अगर आप गुस्सा हैं और अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को भी आपके जितनी खुशी मिलेगी? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वह आपकी बात मान लेगा? कुछ वुडरो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरी तरफ मुख का ताने हुए आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी अपना मुख का तान लूंगा। परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे ये कहते हैं, चलिए हम मिल बैठकर चर्चा करते हैं और अगर हमारे बीच मतभेद हैं तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर मतभेद हैं, तो हमें जल्द ही पता चलेगा कि बहुत से मुद्दों पर हमारे विचार समान हैं और हमारे बीच बहुत कम मुद्दों पर मतभेदता है। और अगर हम में धैर्य हो, स्पष्टता से भावनाएं व्यक्त करने की इच्छा हो और हम मिल बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हो, तो हम अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे। वुडरो विल्सन की इस बात का जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 1915 में रॉकफेलर को कोलोराडो में नफरत की निगाहों से देखा जाता था। 2 साल से रॉकफेलर की कंपनी में हड़ताल चल रही थी। यह अमेरिकी उद्योग के इतिहास में सबसे खूंखार हड़ताल थी। गुस्से से बौखलाए मजदूर कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी से ज्यादा तनख्वाह मांग रहे थे। रॉकफेलर के हाथ में उस कंपनी की बागडोर थी। मजदूरों ने मशीनों और इमारतों में तोड़फोड़ की और पुलिस को बुलाना पड़ा। काफी खून खराबा हुआ। हड़ताल करने वाले मजदूरों पर गोलियां भी गई और कई मजदूर उन गोलियों के शिकार हुए। चलाए ऐसे समय में जब हवा में इतनी नफरत फैली हुई थी। रॉकफेलर हड़ताल करने वालों से अपनी बात मनवाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। कैसे? ये रही कहानी। दोस्त बनाने में कई हफ्ते लगाने के बाद रॉकफेलर ने हड़तालियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनका ये भाषण एक मास्टरपीस है। इसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। इससे नफरत की बेतूफानी लहरें शांत हो गईं, जो रॉकफेलर को डुबाने का इरादा रखती थी। इस भाषण से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। इसमें तथ्यों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि हड़ताल करने वाले कर्मचारी चुपचाप अपने काम पर वापस चले गए और उन्होंने वेतन बढ़ाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिस बात को लेकर इतना बवाल मचा था। इस ऐतिहासिक माचिस सिगरेट के धूंठों का कचरा साफ कर दिया। कल्पना कीजिए, सामान्य रफ्तार से चलने लगी। इसके बाद सूर्य बादलों के पीछे निकला और बूढ़े आदमी पर दयालुता से मुस्कुराया। बूढ़ा आदमी से अपना पसीना पोंछा और अपना कोट उतार दिया। तब सूर्य ने को समझाया कि शक्ति और क्रोध के बजाय दयालुता से कोई काम करवाना ज्यादा आसान होता है। और दोस्ती, जो लोग ये जान चुके हैं कि एक गैलन सिरके के बजाय एक बूंद शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं, वे विनम्र और दोस्ताना शैली का ही प्रयोग करते हैं। जब लूथरविले, मैरीलैंड के गेल कॉर्नर अपनी 4 महीने पुरानी कार को कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर गए तो उन्होंने इसी शैली का प्रयोग किया। उन्होंने हमारी कक्षा में बताया, ये स्पष्ट था कि सर्विस मैनेजर से बहस करने, उससे तर्क करने या उस पर चिल्लाने से मेरी समस्या सुलझने वाली नहीं थी। मैं शोरूम में गया और एजेंसी के मालिक मिस्टर व्हाइट से मिलने का अनुरोध किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे मिस्टर व्हाइट के ऑफिस में भेजा गया। मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैंने उनकी डीलरशिप से कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि उनके यहाँ से कार खरीदने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। मुझे बताया गया था कि आपकी कीमतें बहुत वाजिब हैं और आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनते ही मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर्विस डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही है। मुझे लगा शायद आप ऐसी स्थिति को जानना चाहेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। मैंने आगे कहा। उन्होंने मुझे ये बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और मुझे आश्वस्त किया कि मेरी समस्या सुलझ जाएगी। न सिर्फ उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या में रुचि ली, बल्कि जब तक मेरी कार सुधर रही थी तब तक के लिए उन्होंने मुझे अपनी कार भी उधार दे दी। इसमें एक ग्रीक दास थे जो क्रॉसियस के दरबार में रहते थे। उन्होंने ईसा मसीह से 600 साल पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थी।
परंतु मानव स्वभाव के बारे में जिन सच्चाइयों को उन्होंने उजागर किया था वे आज के बोस्टन और बर्मिंघम में भी उतनी ही सही है जितनी कि वे 26 सदी पहले एथेंस में थी। हवा की सूर्य आपका कोट अधिक जल्दी उतरवा सकता है और गुस्से या आलोचना की बजाय दयालु दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता अधिक तेजी से बदल सकती है। याद रखें लिंकन ने क्या कहा था, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं।